हेलो एवरीवन, सभी को स्वागत करते हैं द 247 नॉर्थ ईस्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रहे होंगे, है ना। तो आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 जो है क्लास 3 PYQ बेस्ड, माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ऐसा टाइप का क्वेश्चंस कुछ लिए हैं। जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो हर एक क्वेश्चन अच्छे से देखना, पढ़ना और प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करना। पहले क्या करो, मैं जब भी एक क्वेश्चन दे दूंगा वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद खुद ट्राई करो, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहां पे जो है सॉल्यूशंस देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अड्डा 247 नॉर्थ ईस्ट की जो हम लोग का ऐप है, एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आप लोग के फोन पे डाउनलोड हो जाना चाहिए और डाउनलोड कर लो। क्यों डाउनलोड करना है? इस ऐप के जरिए आप लोग को करंट अफेयर्स के साथ साथ डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, चैप्टर वाइज क्विजेस, ये सब देने को मिलेगा। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जॉब अलर्ट, हर एक एग्जाम के लिए जॉब अलर्ट या तो जॉब नोटिफिकेशंस भी यहां इस एप्लीकेशन के माध्यम से ही आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो क्या करो, ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लो। कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कहां है डिस्क्रिप्शन बॉक्स? वीडियो के नीचे जो मोर वर्ड है, उस मोर वर्ड पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। उसके बाद वहां पे जो फर्स्ट लिंक है, वही लिंक आप लोग का इसका लिंक है ना, डाउनलोड कर लेना हर कोई। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को लास्ट सेशन में मैं होमवर्क दिया था और यही क्वेश्चंस अभी हम लोग लेने वाले हैं। दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है, ये पहले देख लो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि केशव spends 70% of his income if he saves 18,000 then his income in rupees is। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, इजी है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और ये क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो, जैसे कि सबको पता है, जो इनकम होता है, कोई भी पर्सन का इनकम किसके ऊपर डिपेंड करता है? उनका एक्सपेंडिचर, वो कितना एक्सपेंड करता है, कितना स्पेंड करता है और कितना पैसा वो सेव कर लेगा, इनका जो सम होगा वो इनकम बनता है ना। सबके लिए यही रूल है ना। जितना एक्सपेंडिचर होगा और जितना हम लोग सेव कर लेंगे, इसका जो एडिशन वैल्यू होगा वही हम लोग का टोटल इनकम बनता है, ठीक है। और इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस है, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन यहां पे हम लोग को कैसे करना है? देखो, ये क्वेश्चन हम लोग 100x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब हम लोग को करना ही नहीं है। कैसे करना है? एग्जाम का अप्रोच क्या होना चाहिए ये क्वेश्चन करने का? देखो क्या बताया गया है, केशव स्पेंड्स 70% ऑफ हिज इनकम। वो कितना खर्च करता है? 70% इनकम खर्च करता है। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, 70% को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं 70% को 7/10 में लिख सकता हूं? हाँ, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। इसका कैसे लिख सकते हैं? देखो 70% इज इक्वल टू, हम लोग 70% को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 70/100 ऐसे लिखते हैं, है ना। तो यहां पे 0 अगर कैंसिल हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि 70% को मैं 7/10 में लिख सकता हूं, राइट। हाँ, अब देखो क्या बताया गया है, 70% वो स्पेंड करता है, माने एक्सपेंडिचर उसका 70% है, माने आउट ऑफ 10 यूनिट उसका 7 यूनिट जो है वो खर्च हो जाता है, स्पेंड हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि जो 70% है, 70% को मैं कैसे लिखूंगा? 7/10 में लिखूंगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आउट ऑफ 10 माने 10 जो यूनिट है ये इनका इनकम है और 7 यूनिट जो है ये इसका एक्सपेंडिचर है ना। 10 यूनिट का 7 यूनिट जो है वो खर्च कर लेता है। अब बताया गया है कि इफ ही सेव्स 18,000, अगर 10 का 7 उसका स्पेंड होता है तो कितना बच जाता है? मैं कहूंगा 10 से 7 माइनस कर दो। तो 10 से मैं 7 माइनस कर दूंगा तो 3 यूनिट जो बचेगा, ये 3 यूनिट वो सेव कर लेगा।
इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब यही होगा ना, 3 यूनिट का वैल्यू वो कितना सेव करता है, 18,000। वो 3 यूनिट का वैल्यू क्या बनेगा, वो 3 यूनिट का वैल्यू 18,000 बनेगा। अब क्या चाहिए, देन हिज इनकम इज, अब इसका इनकम बताओ, इनकम कितना, इनकम 10 यूनिट है, तो एक 3 यूनिट अगर 18,000, एक यूनिट क्या बनेगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 से 18,000 को डिवाइड कर दो, कितना बढ़ जाएगा, 6 3 18, तो माने 6,000 बचेगा, 6,000 बनेगा यहां पे, है ना। तो क्या चाहिए, अब इनकम चाहिए, इनकम कितना है, 10 यूनिट। सो देयरफॉर एक यूनिट अगर 6,000 है तो 10 यूनिट कितना होगा, 10 यूनिट, यहां पे जस्ट एक जीरो और लगा दो, माने 4 जीरो होगा, तो 60,000 होगा इसका आंसर, माने ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। हम लोग का ये अप्रोच होना चाहिए एग्जाम के लिए। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, देखो क्वेश्चन पर हो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नेचुरल नंबर एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट इवन नेचुरल नंबर इज, अरे यार ये तो सबसे बहुत ही माने इजी क्वेश्चंस दिया गया है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नेचुरल नंबर। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट इवन नेचुरल नंबर क्या होगा, 3 डिजिट होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का अगर हम लोग बात करें तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन सा होगा, 100 ही होता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, है ना। क्या ये 100 इवन नंबर है, हाँ यस 100 एक इवन नंबर है, ठीक है। सो 3 डिजिट का इवन नंबर हम लोग को मिल गया। एंड क्या चाहिए, लार्जेस्ट 2 डिजिट इवन नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 है। क्या ये 99 इवन नंबर है ना, ये इवन नंबर नहीं है। क्या मैं 98 ले सकता हूं, हाँ ऑफ कोर्स ले सकते हैं। सो 98 ले लो, यहां से माइनस कर दो, 100 माइनस 98 कितना, 2। सो आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा। ये मतलब करने लायक क्वेश्चंस था ही नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर ये, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द सम ऑफ 2 ट्विन प्राइम नंबर्स इज 120, फाइंड देयर प्रोडक्ट। क्या चाहिए, फाइंड देयर प्रोडक्ट चाहिए, और यहां पे दिया बताया गया है ट्विन प्राइम नंबर। ये ट्विन प्राइम नंबर है क्या, ट्विन प्राइम किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है ट्विन प्राइम। देखो ट्विन प्राइम का डेफिनेशन क्या है, मैं लास्ट क्लास में भी ट्विन प्राइम बताया था। ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसा 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आना चाहिए, नहीं तो ऐसा 2 प्राइम नंबर जिन दोनों के बीच में एक कंपोजिट नंबर आना चाहिए, उसी को हम लोग ट्विन प्राइम कहेंगे। फॉर एग्जांपल क्या मैं 3 और 5 को ले सकता हूं, 3 और 5 दोनों ही क्या है, दोनों ही प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच में कौन आएगा, एक कंपोजिट नंबर 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं ट्विन प्राइम के एग्जांपल के तौर पे मैं क्या ले सकता हूं, 3 और 5 ट्विन प्राइम है, मैं कह सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मान लो 11 एंड 13, क्या मैं 11 एंड 13 को ट्विन प्राइम कहूंगा। तो 11 और 13 के बीच में कौन सा कंपोजिट नंबर है, 12 है, तो और 11 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना है, और ये डिफरेंस भी 2 है, तो इसका मतलब 11 एंड 13 भी क्या होगा, 11 एंड 13 भी ट्विन प्राइम ही होगा। तो यहां पे 3 और 5 के बीच में डिफरेंस, यहां पे भी 2, तो ट्विन प्राइम का मतलब क्या मिल रहा है हम लोग को, कि ऐसा 2 प्राइम नंबर जिन दोनों के बीच में एक कंपोजिट नंबर होना जरूरी है, नहीं तो दूसरी तरीके से अगर हम लोग कहें तो ऐसा 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। और उसी 2 नंबर को हम लोग ट्विन प्राइम कहेंगे, जैसे कि ये सब क्लियर है ना यहां तक। अब देखो क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि दिया गया है कि सम ऑफ 2 ट्विन प्राइम नंबर्स इज 120। सपोज मान लो वो 2 ट्विन प्राइम जो है ए और बी हम लोग मान लेते हैं, तो इसका मतलब ए प्लस बी का वैल्यू कितना बताया गया है, ए एंड बी का वैल्यू 120 होगा। अब क्या चाहिए, फाइंड देयर प्रोडक्ट। फाइंड देयर प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। क्लियर है ना, यही हम लोग को निकालना है। अब देखो ट्विन प्राइम का डेफिनेशन क्या कहता है कि ट्विन प्राइम जो 2 ट्विन नंबर मिलेगा ना प्राइम नंबर,
उनके बीच में डिफरेंस 2 होना चाहिए। अब सम बताया गया हम लोग को 120 एंड ए और बी के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। बस 2 इक्वेशन मिल गया। अब ये इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर कर दो। ए इंटू बी का वैल्यू बताओ। अब देखो यहां पे ए का वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ए का वैल्यू 120 और 2 जो है ये जोड़ दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, है ना। 120 प्लस 2 करेंगे तो 122, 122 का आधा कितना है, वही ए का वैल्यू होगा। तो 122 का आधा कितना होगा, 61 होगा, ठीक है। अब बी का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू कितना है, 120 से मैं 2 माइनस कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। 120 माइनस 2 कितना मिलेगा, 118 मिलेगा। इसका आधा कितना होगा, वही बी का वैल्यू है। तो इसका आधा कितना होगा, 2 से 5 बढ़ जाएगा, 2 5 10 और 2 से 9 बढ़ जाएगा 18, मिल गया 59। अब क्या चाहिए, इन दोनों के बीच में हम लोग को प्रोडक्ट चाहिए। तो 61 एंड 59 का प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्या ये मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, हम लोग मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट से करने के लिए कोशिश करो। अब ऑप्शन में आओ, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर ए में 1 है, ऑप्शन नंबर सी में यूनिट डिजिट में 3 है, ऑप्शन नंबर बी में 9 और ऑप्शन नंबर डी का तो यूनिट डिजिट है यहां पे 1 है। अब यहां पे 61 और 91 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए। 9 यहां पे भी यूनिट डिजिट 1 और यहां पे यूनिट डिजिट 9, 9 इंटू 1 9 ही आएगा। सो यूनिट मतलब इसका मतलब क्या है कि ऐसा हम लोग का एक नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट 9 है। तो कौन सा है, क्या इसका है, क्या इसका है, नहीं है। तो आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये सब फालतू में कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नहीं तो एक काम और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 61 एंड 59 का मल्टीप्लीकेशन हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करोगे। 60 मैं देखूंगा कि 59 से 61 तक ऑड नंबर्स ऑफ पोजीशंस पे नंबर है कि नहीं, जैसे कि 59 60 61 है ना। तो इसका मतलब बीच में 59 और 61 के बीच में कौन सा नंबर आता है, मैं कहूंगा 60 आता है। तो 60 को स्क्वायर करो, -1 कर दो, वही इसका आंसर है, माने 61 इंटू 59 का आंसर वो होगा। अब 60 का स्क्वायर कितना है, मैं कहूंगा 60 का स्क्वायर 3600 है। यस और नो, 1 माइनस कर दो। अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो यहां पे 9, यहां पे 9, यहां पे 5 और यहां पे 3 आएगा। देखो ये भी इजी है, 3599 ही मिलेगा। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है। बस तरीका आना चाहिए, है ना, कैसे करोगे वो तरीका आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा सा, अब सही है, करो। ये क्या है, ये एज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लो। 8 years ago, Arup's age was 4/3 times that of his brother. Fine. 8 years hence, Arup's age will be 6/5 times that of his brother. Okay. What is the present age of his brother? Okay, fine. देखो ये हो गया एक एज बेस्ड क्वेश्चन और रेशियो के ऊपर बेस्ड है। हो गया ये एक एज बेस्ड क्वेश्चन और ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये रेशियो के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। अब रेशियो का कुछ में थोड़ा सा ट्रिक में बताता हूं। देखो सपोज मान लो, सपोज ऐसा हम लोग को दिया गया है कि a बाई 2 इज इक्वल टू सपोज b/3 दिया गया है। तो यहां पे हम लोग को क्या निकालना है, a और b के बीच में रेशियो निकालना है। तो क्या करना, अगर यहां पे इक्वल साइन है तो a के नीचे जो नंबर है वो a का ही नंबर होगा, a का ही यूनिट होगा, और b के नीचे जो नंबर है वो b का नंबर है। तो a और b के बीच में रेशियो क्या मिलेगा, a और b के बीच में रेशियो 2:3 मिलेगा। अब दूसरा, सपोज मान लो ट्वाइस a इज इक्वल टू, ये a है, सपोज मान लेते हैं ये ट्वाइस a इज इक्वल टू ये 3b है। अब हम लोग को पूछा गया है a और b के बीच में रेशियो हम लोग को निकालना है। कैसे निकालोगे, मैं कैसे निकालूंगा, मैं कहूंगा ये कि अब a का वैल्यू, a का यूनिट कौन सा होगा, b का यूनिट कौन सा होगा, वही ना रेशियो होगा इन दोनों के बीच में। तो यहां पे देखना a का वैल्यू कितना होगा या तो यूनिट कितना होगा। अब यहां पे b के साथ जो कोएफिशिएंट है 3, ये 3 a के लिए यूनिट है, बस इसको यहां पे लिखो। अब a के लिए जो कोएफिशिएंट है, a का कोएफिशिएंट 2 है, ये 2 किसका वैल्यू है, b का वैल्यू है, बस 3:2 मिलेगा। क्लियर है कंसेप्ट,
ठीक है, बस ये छोटा मोटा चीजें हम लोग को याद रखना है। अब सपोज मान लो ऐसा दिया गया है 2a डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3b डिवाइडेड बाई, सपोज कितना लूं, सपोज क्या 4 ले लूं, हाँ 4 ले लेते, 4 ले लिया। अब यहां पे क्या चाहिए, a इज टू b के बीच में रेशियो हम लोग को चाहिए। तो मैं कैसे कहूंगा, क्या कहूंगा, यहां पे रेशियो क्या होगा, हम लोग को एक चीज पता है, यहां से पता चला था कि a के नीचे अगर इक्वल साइन है, अगर इक्वल साइन है तो मैं क्या कहूंगा, a के नीचे जो नंबर है ये a का ही वैल्यू है, तो यहां पे a के जगह में मैं 5 लिख दूंगा, और b के नीचे जो नंबर है ये 4, ये 4 किसका वैल्यू है, b का वैल्यू है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब दूसरी बात ये है, यहां से देखो, यहां से b का जो कोफिशिएंट है ये a का वैल्यू होना चाहिए, तो यहां पे इंटू 2 और ये 3 दे दो। ठीक, नेक्स्ट रेशियो बनाएंगे, यहां पे b का वैल्यू कितना होगा, 2 के लिए जो कोफिशिएंट है ये किसका वैल्यू, ये b का वैल्यू है, हो गया। तो a इज टू b क्या मिलेगा, 5:3 माने 15 मिलेगा, यहां पे 15 रेशियो 4 इंटू 2 कितना 8, सो माने a इज टू b कितना मिलेगा, 15 इज टू, दिखाई नहीं दे रहा ना, तो यहां पे लिखता हूं, तो ये क्या मिलेगा 15 इज टू 8 मिलेगा, a इज टू b। आ रहा है बात समझ में, क्लियर है ना, ये 3 चीज क्लियर है। अगर ये 3 चीज क्लियर है तो हम लोग माइंड पे सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, ये मैं हटा देता हूं अभी, अब ये मैं हटा दिया। अब देखो, सपोज मान लिया कि एक और चीज देखना, सपोज कोई एक नंबर है a इज 3/4 ऑफ b हम लोग को दिया गया है, तो मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो इसका मतलब है a इज मतलब इक्वल 3/4 ऑफ b, ऐसे ही ना लिखूंगा। तो इसका मतलब ये है a इज इक्वल टू 3b डिवाइडेड बाई 4, ऐसा ही ना लिखूंगा। सो दैट मीन्स a और b के बीच में रेशियो क्या मिलेगा, a एंड b के बीच में रेशियो क्या मिलेगा, b के नीचे जो नंबर है ये b का ही नंबर होगा, और b के साथ जो नंबर है ये a का नंबर होगा। तो माने मैं क्या कहूंगा, a रेशियो b क्या मिलेगा, 3:4 मिलेगा। तो ये सब करने का कुछ जरूरत है क्या, ये सब करने का कुछ जरूरत है नहीं। तो अगर सपोज हम लोग को कोई भी ऐसा एक स्टेटमेंट मिल जाए, तो a इज सपोज 3/4 ऑफ b, दैट मीन्स a और b के बीच में मैं डायरेक्ट रेशियो यहां पे बना सकता हूं। क्या होगा, तो यहां पे मिलेगा 3, यहां पे मिलेगा 4, बस डन। ठीक है, सो नीचे होगा ये b का वैल्यू होगा, जो यहां पे ऊपर होगा ये a का वैल्यू होगा। क्लियर है यहां तक, ये 2 3 4 कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीख लिया ये रेशियो के ऊपर। अब हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन करोगे कैसे, देखना, ये मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 8 years ago 8 साल पहले क्या दिया था, अरूप्स एज वाज 4/3 टाइम्स दैट ऑफ हिज ब्रदर। तो मैं क्या कहूंगा, अरूप इज 4/3 ऑफ हिज ब्रदर, माने ए और बी के बीच में, तो ए मतलब अरूप, बी मतलब ब्रदर, अरूप और उनके ब्रदर के बीच में रेशियो क्या मिलेगा, अरूप्स एज वाज 4/3, सो दैट मीन्स यहां पे ये मिल जाएगा 4 और ये मिल जाएगा 3, हो गया, रेशियो मिल गया ए और बी के बीच में, माने अरूप और उनका जो ब्रदर है उनके बीच में रेशियो मिल गया 4:3। ये किस तरीके का रेशियो है, मतलब यहां पे क्या दिया गया 8 years ago, तो मैंने 8 साल पहले ए और बी के बीच में रेशियो क्या था 4:3, तो ये 8 years में क्या लिखूंगा, एगो लिखूंगा। नहीं तो ये क्वेश्चन तुम लोग कैसे, इक्वेशन से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम का तरीका, एग्जाम का अप्रोच इक्वेशन नहीं, एग्जाम का अप्रोच ये होना चाहिए। अब देखो, ऐसे अगर रेशियो मेथड में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट भी नहीं चाहिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, दूसरा स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, देखो दूसरा स्टेटमेंट में यह बताया गया है कि 8 years hence मतलब 8 साल बाद, अरूप्स एज विल बी 6/5 टाइम्स दैट ऑफ हिज ब्रदर। क्या बताया गया, अरूप का जो एज है वो कितना होगा, हो जाएगा 6/5 टाइम्स ऑफ हिज ब्रदर, हो जाएगा कब, 8 साल बाद होगा। तो रेशियो मिल जाएगा 8 years hence
8 years hence कितना मिलेगा 6/5 टाइम्स, तो मैं यहां पे 6 लिखूंगा और यहां पे मैं 5 लिखूंगा, बस डन। अब एक चीज देखो, 8 साल एगो एंड 8 साल बाद, कब से 8 साल पहले मतलब प्रेजेंट ईयर से, प्रेजेंट साल से 8 साल पहले, और प्रेजेंट से ही हम लोग को काउंट करना है 8 साल बाद। तो माने कहीं ना कहीं इन लोगों का जो प्रेजेंट रेशियो होगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा। और 8 साल पहले एंड 8 साल बाद मतलब कितना एज गैप है, 8 साल पहले, आज से 8 साल पहले और आज से 8 साल बाद कितना गैप होगा, आज से 8 साल पहले 8 साल और आज से 8 साल बाद 8 साल, 8 प्लस 8 अगर हम लोग ऐड कर दें तो 16 इयर्स, तो 16 इयर्स का एज गैप है ना। और ये एज गैप दोनों के लिए इक्वल है। अगर दोनों के लिए इक्वल है तो इसका मतलब 4 और 6 के बीच में जितना डिफरेंस होगा वही सेम डिफरेंस 3 और 5 के बीच में होना चाहिए। क्या है, 4 और 6 के बीच में 2 यूनिट का डिफरेंस है और 3 और 5 के बीच में भी 2 यूनिट का डिफरेंस है। तो मैं क्या कहूंगा कि यहां पे 2 यूनिट का वैल्यू किसका बराबर, मैं कहूंगा 2 यूनिट का वैल्यू किसका बराबर, 16 इयर्स का बराबर होगा। तो मैं यहां पे 16 इयर्स में लिखूंगा, हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू किसका बराबर है ये निकाल लो, 2 यूनिट अगर 16 है, 1 यूनिट कितना होगा 8 इयर्स होगा, 8 इयर्स का बराबर होगा, डन, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ब्रदर, इनका प्रेजेंट एज बताओ, इसका ब्रदर का माने बी का प्रेजेंट एज बताओ। मैं क्या करूंगा, यहां पे या तो 3 यूनिट निकाल लो या तो 5 यूनिट निकाल लो। मैं यहां पे 3 यूनिट निकाल लेता हूं। 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट अगर 8 इयर्स है, 3 यूनिट 8 3 कितना 24 इयर्स होगा, ठीक। अब देखो ये जो 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट 8 साल पहले, 8 साल पहले इसका एज कितना था 24 इयर्स था। अब प्रेजेंट में आना चाहिए, प्रेजेंट में अगर आएगा 8 साल मतलब पहले से, बिफोर 8 साल कितना था इनका 24 यूनिट्स था। सो 8 साल से अगर प्रेजेंट तक आना है तो यहां पे मैं क्या करूंगा 8 ऐड कर दूंगा, 8 साल है ना। तो यहां पे 24 के साथ मैं यहां पे 8 ऐड कर दूंगा, कितना बनेगा 32 इयर्स बनेगा। तो यही है इनका प्रेजेंट एज, माने ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका करेक्ट आंसर। आ रहा ना बात समझ में, रेशियो मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इक्वेशन से करोगे तो कितना इक्वेशन सॉल्व करोगे, है ना। तो रेशियो मेथड से अगर करना मतलब करोगे तो कैलकुलेशन भी बहुत घट जाएगा, कैलकुलेशन भी बहुत कम होगा। और अगर हम लोग इक्वेशन से करेंगे और दूसरी मेथड से करेंगे तो वहां पे कैलकुलेशन ज्यादा होता है। तो एग्जाम्स में एक एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक सेकेंड हम लोग को बचाना है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्पीड बढ़ेगा, उतना ही एक्यूरेसी बढ़ेगा, उतना ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा क्वेश्चन के ऊपर। इसलिए प्रैक्टिस करना है और ये सब मेथड यूज करना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक इसके ऊपर एलसीएम एचसीएफ के ऊपर, मतलब एचसीएफ एलसीएम जो चैप्टर है उस चैप्टर के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो पढ़ो क्वेश्चन में क्या दिया गया है। The smallest positive integer that is simultaneously divisible by 6, 8 and 12। तो क्या पूछा गया है कि ऐसा एक नंबर, ऐसा एक पॉजिटिव इंटीजर, सपोज ऐसा एक नंबर मैं पॉजिटिव नंबर मान लेता हूं, कोई एक पॉजिटिव नंबर 6, 8 और 12 से डिवाइड होगा, वो नंबर कौन सा है। वो नंबर वही हो सकता है जो इन तीनों का एलसीएम होगा, है ना। तो 6, 8 एंड 12 का एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। क्या 24 8 से डिवाइड होता है, हाँ 8 से 3 बार जाता है। क्या 24 6 से डिवाइड होता है, यस होता है। तो इसका मतलब 24 ही होगा इसका एलसीएम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व मतलब करते हैं ये देखना चाहिए, ये देखना है। माने एग्जाम अप्रोच क्या होना चाहिए, दिखाई दे रहा है ना, सबको दिखाई दे रहा है। बस एग्जाम अप्रोच हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ होलसेलर bought goods for ₹15,000 and sold them to a retailer at 20% profit.
द रिटेलर देन सोल्ड द गुड्स टू कस्टमर्स एट 25% प्रॉफिट, व्हाट इज द फाइनल सेलिंग प्राइस टू द कस्टमर। क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अ होलसेलर बॉट गुड्स फॉर 15,000। एक होलसेलर है, उस होलसेलर ने खरीदा है, कुछ सामान खरीदा है, एक सामान खरीदा है, कितने में खरीदा, 15,000 रुपीज में वो सामान खरीदा गया है, ठीक। फिर एंड सोल्ड देम, और बेच दिया गया है टू ए रिटेलर, एक रिटेलर को बेच दिया, कितने दाम पे बेच दिया, 20% प्रॉफिट के साथ बेच दिया, ठीक है, 20% प्रॉफिट के साथ बेच देगा। फिर उसके बाद द रिटेलर क्या करेगा, अब देखो होलसेलर ने 50,000 में खरीदा था, 20% प्रॉफिट में रिटेलर को बेच दिया, रिटेलर को जितने दाम पे बेचेगा वो होलसेलर के लिए हो जाएगा सेलिंग प्राइस और रिटेलर के लिए हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब क्या करता है रिटेलर, द रिटेलर देन सोल्ड द गुड्स, रिटेलर ने तब सेल कर देता है कोई एक कस्टमर को, कितने दाम पे, 25% प्रॉफिट के साथ वो बेच देता है, कौन, रिटेलर, ठीक। व्हाट इज द फाइनल सेलिंग प्राइस टू द कस्टमर, तो सेलिंग प्राइस जो कस्टमर को बेचा गया है वो कस्टमर को कितने दाम पे बेचा गया है ये हम लोग को निकालना है। क्लियर है ना क्वेश्चन। अब आंसर जाएगा ये चार, इन चारों में से एक ऑप्शन होगा। कैसे करेंगे देखना, करने का तरीका क्या है। होलसेलर ने कितने दाम पे खरीदा था, होलसेलर ने 15,000 पे खरीदा था, ठीक है, 15,000 रुपीज जो है वो होलसेलर का कॉस्ट प्राइस है। अब होलसेलर ने 20% प्रॉफिट का बेच दिया है, किसको, रिटेलर को। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, अब देखो ये समझना, 20% को मैं क्या लिख सकता हूं, 20% को क्या मैं 1/5 लिख सकता हूं, हाँ ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, 5 यूनिट में 1 यूनिट प्रॉफिट मिला है, माने 5 यूनिट जो है ये कॉस्ट प्राइस होगा, 1 यूनिट जो है प्रॉफिट होगा। तो 5 यूनिट में 1 यूनिट प्रॉफिट मिलने के लिए कितने दाम पे बेचना होगा, 1 यूनिट ज्यादा दाम पे बेचना होगा। तो मैं क्या कहूंगा, 5 यूनिट का 1 यूनिट ज्यादा दाम, मतलब 5 + 1 6 यूनिट होगा, ये 6 यूनिट इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अल्टीमेटली जो ये 15,000 क्या था, होलसेलर का कॉस्ट प्राइस था। अब इस कॉस्ट प्राइस को अगर मैं इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6/5 इस फ्रैक्शन से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। किसके लिए सेलिंग प्राइस मिलेगा, होलसेलर के लिए सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ये होलसेलर का सेलिंग प्राइस है। अगर ये होलसेलर का सेलिंग प्राइस है, होलसेलर ने किसको बेचा है, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा है, तो इसका मतलब ये वाला जो अमाउंट होगा ये अमाउंट रिटेलर के लिए कॉस्ट प्राइस होगा। अब रिटेलर बेच रहा है, रिटेलर के लिए ये कॉस्ट प्राइस बन गया। अब रिटेलर बेच रहा है गुड्स, कितने दाम पे कस्टमर को बेच रहा है, 25% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है। तो 25% को मैं क्या लिखूंगा, 25% को मैं लिख सकता हूं 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या है, 4 यूनिट में 1 यूनिट प्रॉफिट खा रहा है वो। तो अगर 4 यूनिट में 1 यूनिट उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए तो कितने दाम पे बेचना होगा, 4 के साथ 1 में ऐड कर दूंगा तो 5 यूनिट में बेचना होगा। ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ द रिटेलर और ये कॉस्ट प्राइस था। क्लियर। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन से ये कॉस्ट प्राइस था ना, किसके लिए, रिटेलर के लिए। तो इस फ्रैक्शन से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/4 से, बस डन। इस फ्रैक्शन से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिटेलर का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो रिटेलर का सेलिंग प्राइस मतलब क्या है, कस्टमर को कितने दाम पे वो बेचा है वो मिल जाएगा। अल्टीमेटली हम लोग को यही कैलकुलेशन करना है। बाकी यहां पे इधर उधर इक्वेशन बना के मतलब कोई फायदा नहीं, ये करो बस कैलकुलेशन करेंगे। ये कैलकुलेशन का वैल्यू कितना होगा, 5 5 काट दो, 2 से 2 बार, 2 से ये 3 बार, 2 से ये कितना बार जाएगा, 2 से 7 बार जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा, 0 0 होगा। बस ये कैलकुलेशन करो, 0 0 5 3 15 का 5 1 के लिए 7 3 21 + 1 22। तो कितना होगा आंसर, 22,500 होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा यार राइट आंसर इसका। तो 20,500 रुपीज जो है होगा उस रिटेलर के लिए सेलिंग प्राइस, माने कस्टमर को कितने दाम पे बेचा गया है, 22,500 रुपीज दाम पे बेचा गया है। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। बस हम लोग को क्या चाहिए, ये परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग का एक में होमवर्क दे देता हूं कि परसेंटेज, अरे मैं होमवर्क एक दे देता हूं, परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन जो है
रेशियो कन्वर्जन जो है ये याद कर लो, कहां से कहां तक, 1/1 से लेके 1/1 से लेके 1/20 तक, ये हम लोग को याद रखना ही रखना है। और पेड क्लास में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कैसे हम लोग याद रखेंगे इसको और क्या क्या इसका रिजल्ट्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये क्या पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं, हाँ ठीक हो गया, दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर। हाँ, यहां पे ये स्फीयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ ए क्यूब ऑफ एज 3 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि एक स्फीयर है, उस स्फीयर का क्या चाहिए, हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, पहली बात तो ये है, हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यही तो होता है ना वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, है ना। अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में दिया गया है, पूछा गया है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब है, एक क्यूब यहां पे मैं बना लेता हूं। एक क्यूब है, सपोज ये बन गया क्यूब एक, ठीक है, ये एक क्यूब है। सपोज इस क्यूब से क्या किया, इसको कार्व्ड आउट किया, लार्जेस्ट स्फीयर। तो लार्जेस्ट स्फीयर एक क्यूब के अंदर होने के लिए तो इस क्यूब का जितना भी साइड्स है वो साइड को टच करना ही करना है, ये सर नो। उस तरफ जो साइज होगा उसको भी मतलब टच करना होगा। तो क्यूब एज ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इस क्यूब का जो एज बताया गया है यहां से यहां तक, मतलब एक साइड, माने ए का वैल्यू जो है, ए का वैल्यू कितना बताया गया, 3 सेंटीमीटर बताया गया है ना। तो इसको इस क्यूब का हम लोग को वॉल्यूम चाहिए। तो इस क्यूब का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग को पता है इस जो नॉट क्यूब स्फीयर, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का ये हो गया इसका सेंटर, ठीक है। अब जो ये हम लोग डायमीटर बनाएंगे इस स्फीयर का, डायमीटर का जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू किसका इक्वल होगा, इस क्यूब का जो एक एज है, एज का बराबर होगा। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा डायमीटर का वैल्यू कितना है, डायमीटर का वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर ही है इस स्फीयर का। ठीक, अब हम लोग को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर चाहिए। वॉल्यूम में डायमीटर नहीं चाहिए, हम लोग को रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे निकालोगे, अब सबको पता है रेडियस जो होता है, ये रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, माने 3 का आधा होगा। 3 का आधा कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस हम लोग को मिल चुका है, कितना, 1.5 सेंटीमीटर। यहां पे प्लेस कर देंगे बस। तो यहां पे प्लेस कर दो 4/3 पाई इंटू 1.5 क्यूब, है ना, बस यही होगा इसका आंसर, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में हर जगह पाई है, तो इसका मतलब पाई को हम लोग को कुछ तोड़ना बोड़ना नहीं है, हम लोग 22/7 अब यहां पे लिखेंगे ही नहीं। मैं कैसे लिखूंगा, यहां पे पाई लिख दूंगा, यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, 1.5 मतलब 1.5 का क्यूब मतलब 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, है ना। अब देखना 1.5 और मैं इसको काट देता हूं तो ये कितना मिलेगा, 0.5 में आएगा। 3 से 15 को 5 बार जाता है, 3 5 15 माने 0.5 मिलेगा। अब देखो 4 के साथ अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं, इन दोनों मल्टीप्लाई कर देने पर कितना मिलेगा, 5 4 20 मिलता है, लेकिन एक डेसिमल है, सो 0 हट जाएगा, सो 2 बचेगा। सो 15 के साथ मैं अगर 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, 15 2 कितना, 30 का एक डेसिमल है, सो डेसिमल मतलब 3 बचेगा, 0 हट जाएगा डेसिमल के साथ। सो 15 इंटू 3 करना है, 15 इंटू 3 कितना है, 15 इंटू 3 45 है, और एक डेसिमल है तो इसका मतलब 4.5 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका आंसर होना चाहिए, पाई 4.5। कौन सा है पाई 4.5, ये ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। अंडरस्टूड एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था फर्स्ट या तो सेकंड क्लास में, हम लोग डिस्कस किया था ये, है ना। फिर भी एक बार कर लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ एबीसी इज 22 ईयर्स। अगर एबीसी का एवरेज एज 22 ईयर्स है, एबीसी का टोटल एज का सम कितना होगा? मैं कहूंगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 22 इंटू 3 माने 66 होगा। फिर बताया गया है एंड द एवरेज एज ऑफ बी एंड सी 25 ईयर्स। एवरेज एज ऑफ बी एंड सी 25 ईयर्स बताया गया है। तो टोटल सम कितना होगा बी और सी का? मैं कहूंगा 25 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो। 25 इंटू 2 कितना होगा? 50 होगा। अब क्या चाहिए? फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 9 ईयर्स। 9 साल के बाद ए का एज कितना होगा, ये हम लोग को चाहिए। ठीक है, ए का प्रेजेंट एज हम लोग निकाल लेंगे, उसके साथ 9 ऐड कर दूंगा तो आंसर मिल जाएगा। अब एवरेज हम लोग किसे कहते हैं? एवरेज का मतलब क्या होता है? एक फॉर्मूला हम लोग को सभी को पता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर हम लोग लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। तो इसका मतलब अब देखो, सपोज यहां पे क्या बताया गया है? ए बी सी का जो एवरेज एज है वो 22 ईयर्स बताया गया है। तो इसका मतलब एवरेज एज 22 ईयर्स है, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो सम होगा वो हम लोग ऊपर लिखेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 है, 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा और इज इक्वल टू एवरेज कितना बताएगा? 22 बताएगा। मैं ऐसे लिखूंगा तो सम कितना निकल जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 22 इंटू 3 माने 66 निकल जाएगा। ये सर दो, ऐसे ही करना है। तो यही चीज हम लोग को अप्लाई करना है क्वेश्चन पे। अब देखना, एबीसी का एवरेज एज बताया गया है और बी और सी का एवरेज बताया गया है। मैं क्या करूंगा? ए बी सी का टोटल एज निकाल लेता हूं, बी और सी का टोटल एज निकाल लेता हूं। जितना एज मिलेगा तो एज डिफरेंस में ले लेता हूं, ए के लिए एज मिल जाएगा। माने ए प्लस बी प्लस सी का टोटल एज कितना होगा? 22 इंटू 3 माने कितना? 66 होगा। अब बी और सी का एवरेज एज बताया गया है 25, माने 25 को मैं क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज 50 मिलेगा, बन गया। तो यहां से मैं अगर माइनस कर देता हूं दोनों ही इक्वेशन, तो बी और सी तो कट जाएगा, बाकी कौन रहेगा? ए। तो ए का एज कितना होगा? 6 6 5 1 16 होगा। माने प्रेजेंट जो एज है ए का कितना? 16 है। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए? एज ऑफ ए आफ्टर 9 ईयर्स। 9 साल के बाद, 9 साल के बाद कितना होगा ए का एज? तो मैं क्या करूंगा? यहां पे 9 जो है ऐड कर दूंगा। 16 प्लस 9 करता हूं तो क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। तो आंसर कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। इसका आंसर 25 ईयर्स। क्लियर? आ रहा है बात समझ में सभी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एकदम इजी क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन रेशियो का कुछ भी नहीं है। क्या पूछा गया है कि the three numbers, if three numbers are in the ratio 1:3:5 and their sum is 10800, find the largest of the three numbers. largest number हम लोग को चाहिए। कैसे करोगे? देखना, सपोज 3 नंबर जो है, सपोज ए बी सी 3 नंबर बताया गया, इनका रेशियो कितना है? 1:3:5। क्या हम लोग x मान के करेंगे? क्या यहां पे x मानना जरूरी है? नहीं, हम लोग ये सब नहीं करेंगे। हम लोग माइंड पे सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। अब देखना, 3 नंबर का रेशियो 1:3:5 दिया गया है और तीनों का सम जो है 10800 बताया गया है। तीनों का सम अगर 10008 है तो इसका मतलब तीनों को सम कर दो। 5 + 3 8 + 1 9, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना है? 10800 है ना? इतना होगा, इतना बताया गया है। अब क्या चाहिए? फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर। इन तीनों नंबर में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? माने लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 135 का 5 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू तुम लोग को निकालना है। तो 9 यूनिट अगर 10800 है तो 1 यूनिट निकाल लो। 1 यूनिट कितना? 9 से एक बार, 9 1 9 18, 9 2 18 1200,
तो 5 यूनिट हम लोग को निकालना है। 5 यूनिट कितना होगा, 12 5 60 है, तो 60 100 माने 6000 होगा। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो क्लास होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाई लेवल क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे, और तुम लोग भी तैयार रहना कि हाई लेवल क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जितना भी बेसिक चीजें सिखाया गया है, मैं जितना भी बेसिक चीजें मतलब जो रेशियो का बेसिक हम लोग किया था वो आप लोग को याद रखना है, और लास्ट टू लास्ट क्लास में एवरेज का कुछ बेसिक्स मैंने सिखाया था वो भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तब जाके हम लोग हाई लेवल का क्वेश्चंस माइंड पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे माइंड पे सॉल्व करेंगे, कैसे मतलब एग्जाम का अप्रोच क्या होना चाहिए, यही आप लोग को सीखना है। क्वेश्चंस तो हर कोई कर लेगा, लेकिन विद इन अ मिनट, या तो हम लोग देखो एग्जाम में एक एक सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, तो स्पीड होना जरूरी है। तो एग्जाम का अप्रोच अगर आप लोग को पता नहीं होगा तो वही लास्ट ईयर जो हालत था इस बार भी वही होने मतलब वही होगा। और यह भी याद रखना, एडीआरई हो या असम पुलिस हो या तो असम गवर्नमेंट का कुछ भी एग्जाम्स हो, हर एक एग्जाम फॉलो करता है एसएससी एंड रेलवे को। मतलब जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का वही हम लोग को सीखना है। 5 साल 10 साल पहला वाला क्वेश्चंस अगर हम लोग यहां पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ काम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या दिया गया है। ये भी एक ट्विन प्राइम के ऊपर ही एक क्वेश्चन है, ठीक है। ट्विन प्राइम के ऊपर क्वेश्चन। ट्विन प्राइम तो हम लोग को पता है कि ऐसा दो प्राइम नंबर जिनका क्या होना चाहिए, डिफरेंस 2 होगा, या तो उन दोनों के बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर होना जरूरी है, मतलब डिफरेंस 2 ही होगा। क्या दिया गया है, सम ऑफ द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर इज 24, ठीक है। तो ट्विन प्राइम सपोज मैंने मान लिया a प्लस बी को ही मान लिया, a b का वैल्यू कितना बताया गया, सम 24 बताया गया। व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी हो सकता है, मोड हम लोग लेके रखते हैं, तो इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो मोड ये सब लेने का जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग को माने डिफरेंस हम लोग को निकालना है। सो व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब देखो एक चीज, ए प्लस बी अगर 24 है तो ये दोनों ट्विन प्राइम होगा, तो ए माइनस बी कितना होगा, ए माइनस बी 2 होगा। ए का वैल्यू निकाल दो, ए का वैल्यू कितना होगा, 24 प्लस 2 करेंगे 26 का आधा कितना 13। अब बी का वैल्यू कितना होगा, 24 से 2 माइनस कर दो 22 होगा, 22 का जो आधा है वो 11, बस हो गया। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 13 का स्क्वायर है। बी स्क्वायर कितना है, मैंने 11 का स्क्वायर करो, इसके बीच में डिफरेंस निकाल दो। 13 का स्क्वायर कितना, 169, 11 का स्क्वायर कितना 121, तो आंसर कितना होगा 8, और यहां पे 6 2 कितना 4 होगा 48, माने आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यस और नो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पे, हाँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन माने इस टाइप का क्वेश्चन, इस पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये पहले हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरीके से। A car travels at the speed of 50 km per hour for the first half of the journey and at the speed of 60 km per hour for the second half of the journey. What is the average speed of the car for the entire journey? अब देखो एवरेज स्पीड हम लोग को पूछा गया है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हम लोग लिखते हैं, है ना। यही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, राइट, यही होता है। अब देखो एक चीज और, अगर सपोज डिस्टेंस सेम है तो ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा, इफ द डिस्टेंस इज सेम, इफ द डिस्टेंस इज सेम and the speeds are
speeds are x kilometer per hour and suppose y kilometer per hour, then एवरेज स्पीड क्या होगा? देन एवरेज स्पीड क्या होता है? इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस y होता है। ये एक फॉर्मूला, बस ये नोट बना के लिख के रखना, ठीक है। अगर डिस्टेंस सेम होता है फॉर द सेम डिस्टेंस, और सपोज यहां पे हम लोग को दो स्पीड दिया गया है, x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड कितना होगा? 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस y होता है, ठीक। ये लिख के रखो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन पे देखो, अब क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन समझना पहले। अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी। सपोज मान लो ये ए है, ये सिटी ए और ये सिटी बी है, ठीक है। सिटी ए से सिटी बी तक कुछ डिस्टेंस है। फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस का मतलब कितना है? फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी का मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा। तो माने यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस है, यहां से यहां तक उतना ही डिस्टेंस है, तो इसका मतलब डिस्टेंस दोनों तरफ सेम है। ये सर नो, डिस्टेंस क्या है? दोनों तरफ सेम है। फॉर द सेम डिस्टेंस मैंने एवरेज स्पीड क्या बताया था? जो एवरेज स्पीड यहां पे हम लोग करेंगे वो कितना होगा? इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई। 2 इंटू एक्स वाई, एक्स कितना है? 50, वाई कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। ये बताया गया है ना। फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो चलता है, एंड सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी 60 किलोमीटर पर आवर से वो चलेगा, है ना। दोनों डिस्टेंस मतलब सेम है। तो 2 इंटू 50 इंटू 60 डिवाइडेड बाई मैं क्या करूंगा? डिवाइडेड बाई 50 प्लस 60 करूंगा, और यही आपका एवरेज स्पीड होगा। देखो ये कैलकुलेशन करते हैं। 2 इंटू 50 इंटू 60 डिवाइडेड 50 60 कितना? 11 0 0 0 काट दो, कितना होगा? कितना होगा यहां पे? 12 6 2 12 12 5 60 600 होगा, डिवाइडेड बाई हम लोग को करना है 11। इतना किलोमीटर पर आवर होगा इसका आंसर। अब आंसर क्या होगा? 11 से कितना बढ़ जाएगा? 60 को 11 से 5 बढ़ जाएगा। 11 5 55, 60 माइनस 55 5, तो 5 यहां पे 50 हो गया। 11 से 50 को कितना बढ़ जाएगा? 4 बढ़ जाएगा। सो 54 हो गया समथिंग। डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल 54 पॉइंट समथिंग होगा। अब ऑप्शन में देखो, क्या 45 हो सकता है? नहीं। क्या 50 हो सकता है? क्या 36 हो सकता है? 54 एक ही आंसर में है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए लिखेंगे। तो इसका मतलब होगा आंसर 54.54 किलोमीटर पर आवर होगा इसका करेक्ट आंसर। बस ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x बाई एक्स प्लस वाई। क्या होता, कब होता है? जब स्पीड सब डिस्टेंस सेम होता है। यहां पे डिस्टेंस सेम है दोनों तरफ, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एंड सेकंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस सेम। अगर डिस्टेंस सेम होगा तो मैं यही करूंगा। क्लियर? आई होप सभी को समझ में आ रहा है। अब क्यों हुआ वॉल्यूम? हाँ ठीक है, ये मैं होमवर्क दे देता हूं आप लोग को, ठीक है। ये होमवर्क दे दिया, इसका आंसर रुको, ये दिखाई नहीं दे रहा है, अब दिखाई देगा। हाँ, ये मैंने दे दिया होमवर्क, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, ठीक है। चलो, ये हो गया मेरा टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम हर कोई ज्वाइन कर लेना है, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। जितना भी मेरा मैथ्स का क्लास होगा, सभी मैथ्स का क्लास का अपडेट्स में यहाँ पे इस टेलीग्राम में ही दे देता हूं, विथ पीडीएफ भी मिल जाएगा यहाँ पे। क्वांट एप्टीट्यूड चाणक्य सर, तो टेलीग्राम में सर्च करना, मिल जाएगा, नहीं तो इसके अंदर से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं क्लास। सेशन को शेयर कर देना, जितना हो सके उतना लाइक करना, और अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक। एक और अपडेट मैं दे देता हूं, सुबह 10 बजे 10 AM को मेरा स्टार्ट हो जाता है मैथ्स का क्लास, ठीक है। ये किस लिए? ये हो गया बैंक, ये हो गया बैंक, एसएससी एंड रेलवे,
बैंक, एसएससी एंड रेलवे मैथ्स क्लास स्टार्ट होता है कब? 10 बजे सुबह हर रोज, एंड 8 बजे 8 PM रात को 8 PM को भी मैथ्स ही होता है। ये किस लिए? ये हो गया आसाम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। आसाम गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे कि एडीआरई, आसाम पुलिस, हेल्थ, माने सब कुछ, ठीक है। आसाम गवर्नमेंट का जितना भी एग्जाम्स निकलेगा 8 बजे इसका मैथ्स का प्रिपरेशन होता है, आप लोग ज्वाइन कर लेना। और ये जो मैथ्स का क्लास है 8 बजे वाला मैथ्स का क्लास, ये कहां पे मिलेगा? देखो क्या करना, यूट्यूब खोल लेना। यूट्यूब में अड्डा 247 नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया हम लोग का चैनल का नाम। अब यहां पे करना क्या है, लाइव सेशन पे अगर जाओगे, लाइव सेशन पे यहां पे वो बैंक वाला क्लास मिल जाएगा सुबह 10 बजे। ये जो वीडियो सेक्शन है, ये वीडियोस में जाना, वीडियोस में जाने के बाद यहां पे मेरा ये लास्ट क्लास यही क्या था, लास्ट क्लास यही करवाया था ना मैथ्स का, हाँ, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 1। तो 8 बजे यहां पे देख लेना रात को वीडियो सेक्शन में, ठीक है, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, नहीं तो मेरा जो टेलीग्राम है, आप लोग टेलीग्राम में भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।